आज 15 अगस्त है। मुल्क जश्न आज़ादी मना रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्बास मेहदी। आज की पहली खबर इजराइल से है, जहां 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में नेतन्याहू का साथ नहीं देने की बात कर रहे हैं। दूसरी खबर ईरान से है कि क्या ईरान ब्रिक्स की बैंकिंग सिस्टम में शामिल हो रहा है, जानेंगे इसका क्या असर पड़ेगा। तीसरी खबर होर्मुज को लेकर है। होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ट्रंप के एक बयान को खुद व्हाइट हाउस ने मजाक बताया है, जबकि ईरान ने साफ कहा है कि यह इलाका ईरान के फुल कंट्रोल में है। चौथी खबर ईरान और ओमान के बीच होर्मुज के मुस्तकबिल को लेकर चल रही बातचीत से जुड़ी है, जानेंगे कि ये बातचीत कहां पहुंची। और पांचवी खबर यमन से है, जहां हौसी फाइटर्स ने सऊदी अरब हामी लड़ाकों के ठिकानों और अल मोखा इलाके में जहाज़ों पर नए हमलों का दावा किया है। अब ये सारी खबरें तफसील से जानते हैं। इजराइल में 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के सामने बड़ा सियासी इम्तिहान है। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के साथ लंबे वक्त से करीबी रिश्तों के बावजूद अब तक खुलकर उनकी हिमायत नहीं कर रहे हैं, उनके चुनावी समर्थन का ऐलान नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप से 4 बार पूछा गया कि क्या वो इजराइल के चुनाव में नेतन्याहू का समर्थन कर रहे हैं, नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं, लेकिन हर बार उन्होंने समर्थन का सीधा ऐलान करने से परहेज किया। ट्रंप के करीब रहने वाले कुछ लोगों को ईरान के साथ जंग के शुरुआती हफ्तों में उम्मीद थी कि ट्रंप नेतन्याहू के समर्थन का ऐलान करेंगे, खासतौर पर इसलिए क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे करप्शन के केस को खत्म करने के लिए उन्हें माफ़ी देने की अपील भी कर चुके हैं। ट्रंप से हालिया दिनों में बात करने वाले 2 लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नेतन्याहू को अपना सबसे बड़ा दुश्मन तक बता डाला है। इस्लामाबाद समझौता और गजा पीस प्लान पर इजराइल के इनकार से ट्रंप और नेतन्याहू की दूरियां बढ़ी हैं। करीब 2 हफ्ते पहले वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में चुनाव का मुद्दा भी उठा था। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से पूछा था कि अक्टूबर के चुनाव से पहले सर्वे में उनकी पोजीशन कैसी है। इस सवाल पर नेतन्याहू खामोश रहे, उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली और इसके बाद उनके एक सलाहकार ने ट्रंप से कहा कि वो जीत रहे हैं, लेकिन चुनावी सर्वे अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। सर्वे में नेतन्याहू की पार्टी को करीब 49 से 53 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है, जबकि इस वक्त उनके पास 68 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सीटों की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ एक्सियोस के मुताबिक अपोजिशन को सर्वे में करीब 67 से 70 सीटें मिलने की उम्मीद है। चुनाव में अब करीब 75 दिन बाकी हैं और फिलहाल ट्रंप का नेतन्याहू को खुला समर्थन या हिमायत न देना इजराइल के सियासी गलियारों में नेतन्याहू की हार के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती ने ईरानी मीडिया को बताया है कि ईरान जल्द ही न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB में शामिल होगा। ये बैंक ब्रिक्स देशों ने बनाया है और इसका मकसद विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए फंड मुहैया कराना है। हिम्मती ने ये बात भारत में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक से पहले कही। भारत इस साल ब्रिक्स की मेज़बानी कर रहा है, सदारत कर रहा है, यानी अध्यक्षता कर रहा है और हिम्मती ब्रिक्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक में शामिल हो रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और दूसरे मुल्कों के कड़े सैंक्शंस हैं और अमेरिका के साथ चल रही जंग अभी ख़त्म होने की उम्मीद नहीं है, बल्कि ईरान ने यहाँ तक कह दिया है कि जब तक ट्रंप प्रेसिडेंट हैं जंग नहीं रुकेगी। ऐसी सूरत हाल में ईरान डॉलर सिस्टम से बाहर दूसरे फाइनेंशियल रास्ते और जरिए तलाश रहा है। ईरान 2024 में ब्रिक्स का मेंबर बना था। इसके बाद से ईरान नेशनल डेवलपमेंट बैंक का मेंबर और शेयर होल्डर बनने की
की ख्वाहिश जाहिर करता रहा है। इस बैंक को 2015 में भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका ने बनाया था। बाद में यूनाइटेड अरब अमीरात, मिस्र और दूसरे उभरते मुल्कों को भी इसमें शामिल किया गया था। इस बैंक का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंड मुहैया कराना है। ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए आपसी कारोबार और पैसों के लेन देन में अपनी अपनी करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अफसर ने कहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को जल्द अमेरिकी इलाका घोषित करने वाली बात मजाक में कही थी। यानी ट्रंप के बयान को अब व्हाइट हाउस भी मजाक और दीवानापन मानता है। ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने भी पलटवार किया था। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी ने कहा कि होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है और ईरान की निगरानी में है होर्मुज। हमारी मर्जी के बगैर कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता। गरीबाबादी ने आगे कहा कि अमेरिका के हार मानने तक होर्मुज की नाकेबंदी जारी रहेगी। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। चौथी खबर भी होर्मुज से जुड़ी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा है कि होर्मुज के मैनेजमेंट को लेकर, इंतजामात को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत चल रही है और ये बातचीत जल्द ही किसी नतीजे तक पहुंच सकती है। यानी जिस होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है, उसी के मुस्तकबिल के मैनेजमेंट को लेकर ईरान और ओमान आपस में बातचीत कर रहे हैं। अराक्ची के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच बातचीत किसी समझौते या नतीजे के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। बढ़ते हैं पांचवी खबर की तरफ। पांचवी खबर यमन से आ रही है, जहां हौसी लड़ाकों ने सऊदी अरब से जुड़े ठिकानों पर नए और भारी हमलों का दावा किया है। हौसी लड़ाकों की तंजीम अंसारुल्लाह के तर्जुमान यानी प्रवक्ता जनरल यहिया सरी ने कहा है कि उनकी फौज ने सऊदी हामी गुटों के और उनके हथियारों को निशाना बनाया है, उनके ठिकानों को और हथियारों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अलमोखा इलाके में सऊदी अरब से जुड़े लोगों और उनके साथ काम करने वाले हथियारबंद लोगों के वॉरशिप को भी बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। अलमोखा यमन का एक बंदरगाह वाला शहर है। यहिया सरी के मुताबिक हमला सटीक था और इनमें नावों और हथियारों को तबाह किया गया। सऊदी हामी गुटों के दर्जनों लोगों के इस हमले में मारे जाने की भी खबर है। हौसी लड़ाकों ने कहा है कि आगे भी उनके ये हमले जारी रहेंगे।